वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में खुदकुश हमले ने सिक्योरिटी लैब्स को नुमाया करने के अलावा बहुत से सवालात भी उठा दिए हैं। दहशतगर्द इंतहाई हसास इलाके में पहुँचने में कैसे कामयाब हुआ, उसने मरकजी दरवाजे से आगे 4 हिफाजती लाइन्स कैसे अबूर कर लीं, धमाका खेज मवाद कैसे वहाँ पहुँचा और अलर्ट जारी होने के बावजूद सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम क्यों ना किया जा सका। ओरिया साहब, सबसे अहम सवाल यह है कि अगर टीटीपी खुदकुश हमले में मुलविस नहीं, जैसा कि उसने दावा किया है, तो फिर इस तखरीबकारी में किसका हाथ है? देखिए, दो चीज़ें देखें, पैटर्न देखें। अफगानिस्तान में भी ऐसे धमाके हो रहे हैं। मज़ार शरीफ में धमाका हुआ, काबुल की मस्जिद में धमाका हुआ, कंधार की मस्जिद में धमाका हुआ और बाकायदा इस तरह कहीं 90 लोग शहीद हुए, कहीं 20 लोग शहीद हुए, कहीं 150 लोग तक शहीद हुए। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पर भी ये जो धमाका हुआ है। और आप अंदाज़ा करें कि पेशावर वो शहर है कि जिस शहर की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो हैं लाहौर से कहीं गुना ज़्यादा जो है वो की गई। आज से नहीं, 2001 ऑनवर्ड किला बाला हिसार से लेके वो पूरे का पूरा एरिया, पुलिस लाइंस का एरिया, कैंटोनमेंट का एरिया, क्योंकि वहाँ पर एक ज़माने में अमेरिकन रहा करते थे और उन्होंने अपने हिसाब से उसको किया हुआ था। उसके बावजूद उस वक्त आपको याद होगा कि पर्ल कॉन्टिनेंटल में भी धमाका हुआ था और APS का वाक़या भी हुआ, ये सब कुछ हुआ। कल का जो वाक़या हुआ है, ये कल के वाक़े के ऊपर आप देखें कि आप उसकी जो प्रेस रिलीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों को रोज़ आती हैं, वो डेली 1 या 2 वाक़यात की बात करते हैं। अपना वो जो हैं TTP वाले कभी कुछ ये हमने ज़िम्मेदारी की, ये हमने ज़िम्मेदारी की, लेकिन इसको बाकायदा उन्होंने डिनाई किया है और बाकायदा वो अपनी साथ उन्होंने वो भी लगाई है। ठीक है। अच्छा ओरिया साहब, कदा कलामी की माजरत, इस वक्त हमें जौनमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब ने। सर वेलकम टू द शो। ओरिया साहब आप कंटिन्यू कीजिए। जी सैफ साहब, असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी सूरत हाल को ठीक होने की कोशिश की जाती है, आपको याद होगा कि जनरल सफदर साहब ने जब नेक मोहम्मद के साथ एग्रीमेंट किया तो उस पर ड्रोन हमला हुआ और फिर बाद में वो न्यूयॉर्क टाइम्स का साफ़ी अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिकन CIA ने किया। फिर उसके बाद उसको जनरल असद दुरानी ने भी 2018 अपनी किताब में लिखा। फिर दोबारा जब जनरल सफदर साहब ने बैतुल्लाह महसूद के साथ किया तो 2009 में फिर एक धमाका हुआ और फिर मामला ख़त्म हो गया। आप काबुल में उस वक़्त वहाँ पर थे जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे और आप कमाल की बात यह है कि ये PDM के आने के बाद भी जुलाई तक चलते रहे हैं वो मुज़ाकरात वहाँ पर। आप जुलाई में वहाँ पर थे और फिर अमन ज़वारी वाला वाक़या हो गया। आप बताइएगा कि ये सारे का सारा मामला कौन सेटल नहीं करने दे रहा था? देखें ओरिया साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त जो है सिम्त में इशारा किया है। मैं खुद भी ये समझता हूँ कि यकीनन एक्सटर्नल फैक्टर्स कई हैं, कई ऐसे खारजी अवामिल हैं जो मुज़ाकरात को या बातचीत को या इस पूरे तनाज़े के पुरअमन तस्वीर में रुकावट बनते रहते हैं और उनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। यकीनन ये जो आपने नेक मोहम्मद के वक्त की बात की और जनरल सफदर साहब की, वो तो यकीनन खैर अमरीकी उस वक्त आए हुए थे और यहाँ पे एक जंग जारी थी और उसका वो तनाज़र एक डिफरेंट था, लेकिन उधर भी यही वाक़यात हुए और उस पूरे प्रोसेस को सेटल कर दिया गया। अब मौजूदा जो ये मुज़ाकरात चल रहे थे काबुल में, हम काबुल में ही थे जब अयमन अल-ज़वाहिरी का ये ड्रोन अटैक हुआ और उसके बाद जो है अफगान हुकूमत की तरफ से भी कुछ सख्त बयानात आए। मुल्ला याकूब साहब ने जो है वज़ीर दिफा जो है उन्होंने कुछ सख्त बयानात दिए कि जी ये पाकिस्तान की एरोस्पेस को इस्तेमाल करके ये ड्रोन आया था, तो जवाब दिया जाए। उसके बाद यकीनन हमारे वो जो मुज़ाकरात का अमल था वो मुतासिर हुआ, क्योंकि अफगान हुकूमत जो दिलचस्पी का इज़हार कर रही थी और जिस तरह सालिसी का किरदार वो अदा कर रहे थे उसमें रुकावट भी आ गई और इतना तातल पैदा हो गया कि बाद में मामला जो हैं वो बिगाड़ की तरफ चले गए। लेकिन इसमें एक फैक्टर देखें, अगर कमजोरी की मैं बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो अफगान हुकूमत को इंगेज करती, उनके साथ बातचीत करती और उनको उस दोहा मुआहदे की उस शेक पर अमल दरामद पे मजबूर कराती जो जिसमें उन्होंने ये कमिट किया था कि अमेरिका के जाने के बाद वो अपनी सरजमीन को किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं देंगे। तो ये चीज सारी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वजारत जो नहीं की। दूसरा इसमें एक फैक्टर ये भी है कि विद इन दीज ग्रुप्स, ये जो मुजाहिमती तहरीकें हैं, दहशतगर्द तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, इनके अंदर अपनी राइवलरी और अपने इख्तिलाफात हैं। हम जब उस वक्त थे तो
ہمارے ساتھ ایک ان کے کمانڈر تھے عبد الولی، جن کا وہ کوڈ نیم یا نام ڈ گور جو ہے وہ تھا عمر خالد خراسانی. ٹھیک. وہ میرے ساتھ خود ان کی ملاقات ہوئی، ہم نے بہت دیر تک ڈسکشن بھی کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مذاکرات کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے جس طرح سے اوور آل تحریک طالبان پاکستان دیکھ رہی ہے. تو یعنی ان کا اختلاف تھا اس وقت. بعد میں ہوا یہ کہ 2 دن کے بعد ان 3 لوگوں کو پکتیا میں مار دیا گیا. اس کا الزام انہوں نے پاکستان پہ لگایا، لیکن ود ان دا طالبان سرکل یہ بات تھی کہ شاید ان کو اندرونی اختلافات کی وجہ سے بھی اٹیک کیا گیا. جو کل والا واقعہ ہے اس کے اگر آپ تانے بانے ملائیں تو افغانستان سے اسی عمر خالد خراسانی کے گروپ نے کل دعویٰ کیا ہے کہ یہ واقعہ ہم نے کیا ہے، جبکہ تحریک طالبان پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا ہے. اور کل جب یہ واقعہ ہوا تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جیسے یہ دھماکہ ہوا تو میں نے فوراً ان سے رابطہ کیا ٹی ٹی پی سے، اور ٹی ٹی پی نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا یار ہمارا میڈیا تو سر آپ کا نام لے رہا ہے کہ آپ نے ذمہ داری قبول کی. کہتے نہیں ہم نے کوئی نہیں کی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا جو لائحہ ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہمارا پبلشڈ ایک ضابطہ ہے جنگ کا، اس میں تو ہماری سختی سے یہ منع کیا گیا کہ ہم مساجد پر عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کریں گے. تو میں نے کہا پھر آپ اس کی تردید کریں. خیر بہرحال پھر رات کو ان کی تردید بھی آ گئی، جو میڈیا میں بھی آ گئی. اب اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک گروپ دوسرے گروپ کو نیچا دکھانے کے لیے یا ایک گروپ کی پالیسیز کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح کی صاحب آپ بڑے عرصے سے اس معاملے کے اندر رہے ہیں، پرویز مشرف کے زمانے سے بھی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پشاور جو ہے یہ ایسا تھا کہ جیسے چاروں طرف صرف میں بلکہ پشاور میں اس زمانے میں کہا تو ایک نے کہا یہ پاکستان نہیں یہ پھاٹکستان بن چکا ہوا ہے. اتنے پھاٹک لگے ہوتے تھے اس پورے علاقے کے اندر، اتنی سیکورٹی، اتنا سب کچھ. یہ جو ہیوج ایکسپلوسو وہاں پہنچا ہے اور پولیس لائن کے علاقے میں پہنچا ہے. اور پھر ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو دھماکے ہو رہے ہیں اور جو زابل میں ہو رہا ہے اور جو کابل میں ہو رہا ہے اور جو قندھار میں ہو رہا ہے، دونوں ایک طرح کے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں پھر آپ کو کیونکہ تجزیاتی بات ہے، یقیناً تحقیقات ہو رہی ہیں، کل کے واقعے جو رپورٹ آ جائے گی اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن ایک تو آپ کا جو سوال کا پہلا پارٹ ہے اس پہ میں کمنٹ یہ کروں گا کہ یہ ایک یقیناً ایک ہائی سیکیور ایریا ہے، ریڈ زون میں آتا ہے پشاور میں، لیکن یہاں پر عوام کا آنا جانا دفاتر کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، پبلک انٹریکشن بہت ہوتا ہے. میرا اپنا دفتر یہیں پہ ہی تھا، لوگ آتے تھے، پبلک کا بہت زیادہ ایک رش ہوتا ہے. اسی طرح پولیس جو لائنز ہیں یہ بھی بالکل دیوار کی دوسری طرف ان کا ہے. یہاں پر بھی کیونکہ سرکاری افسران کے دفاتر ہیں، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، تو وہ ایک سیکیورٹی لیپس تو ضرور ہوا ہے کہ یہ گھسے ہیں اور انہوں نے بارود وہاں پہنچایا ہے اور پھر یہ دھماکہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. وہ تو خیر تفصیلات بھی آ جائیں گی، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے دوسرا پیٹرن پہ بات کی نا، یہ میں آئی اپریشیٹ دس کہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. بیسیکلی دونوں طرف ایک ہی طرح کے مسائل ہیں. اب میں اس کی وجہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو گروپس اس وقت امارات اسلامی افغانستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، جن میں بنیادی ایک جو گروپ ہے وہ داعش ہے، جو کابل میں بھی حملے کر رہا ہے، جس نے کندہار میں بھی آپریشنز کیے ہیں، جس نے غزنی میں بھی کیے ہیں، قندوز میں بھی کیے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں پر کامیابی سے آپریشن کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ کابل اس وقت بہت زیادہ سیکیورٹی کے حصار میں ہے. دوسری طرف انہی کے واقعات جو ہیں، لوگ یہاں پہ واقعات کر رہے ہیں. جس سال پہلے کوچا رسالدار میں اہل تشیع کی مسجد میں دھماکہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، داعش کر رہی ہے. اور ساتھ میں یہ جو خراسانی گروپ جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، جنہوں نے کل کی ذمہ داری قبول کی ہے، ان کی بھی کیپیسٹی ہے اور یہ بھی بہت لیتھل گروپ ہے اور ان کے اندر یقیناً ایسے لوگ ہیں جو بہت بریزنلی جو ہے اس طرح کے اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جیسا ملک جو پہلے دن سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے آج تک، وہاں پر بھی بعض اوقات کہیں نہ کہیں موقع مل جاتا ہے لوگوں کو اور تل ابیب کے اندر بھی خود کچھ دھماکے ہو جاتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ 100% تو وہ تو خیر کسی بھی جگہ میں پاسبل نہیں ہوتی، لیکن یقیناً ان گروپس کی استعداد اتنی ہے، ان کے پاس یہ جو جس کو یہ استشہادی عملیات کہتے ہیں، ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے مارٹرڈم آپریشنز کرتے رہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کا پیٹرن ایک ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں اطراف ان کے ونگز آپریٹ کر رہے ہیں، کابل میں بھی کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مین مقصد یہ ہے کہ یہاں افراتفری ہو. اور یہ جو ایون اگر کوئی سوچتا بھی ہے معاملے کو ہم امن کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے سیٹل کریں، تو وہ اس کی سوچ بھی جو ہے وہ بھی ناکام ہو جائے. اچھا، اس سے ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا دشمن بھی ہے جو افغانستان اور پاکستان دونوں کا ہی دشمن ہے؟ ظفر ہلالی صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ اس وقت پینل پر موجود ہیں. ظفر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں اگر اس بارے میں؟
देखिए नहीं, इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। एक चीज़ और, एक फैक्टर और है, और वो है पैसा। पैसा तो इनको कमाना होता है ना, इनको रहना होता है। तो शायद अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने ठीक आइडेंटिफाई किया है कौन है हमारे दुश्मन इस वक्त, टीटीपी, दाइश, आइसिस, रॉ। अब रॉ का भी हमें पता है कि वो भी फंड करते हैं टीटीपी को, कर BLA को करते हैं और बलोच ग्रुप्स को करते हैं, तो इनको भी करेंगे। क्यों करते हैं? इनके पास पैसे हैं, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है। और ये जो ग्रुप है अरार का एक है, खुरासानी का जो ग्रुप है, इनका जो मोडस प्रैक्टिस है, मोडस ऑपरेंडाई है, वो यही है ना। उन्होंने जाके चारसादा, मोमन, लाहौर, कराची, इन्होंने सब ये वाक़या किए हैं। सुसाइड बॉम्बिंग इधर हुई है। तो अगर वो खुद कहते हैं कि हमने ये किया है, और इनका क्या कहते हैं, फुट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मुख्त इस एक लगता है, तो मेरे ख्याल में मान जाएं कि इन्होंने शायद किया हो। अब किसके लिए? अब उनको किधर है वो अफगानिस्तान में? उनको कौन पनाह देता है? TTA उनको पनाह देती है, वो खुद मानते हैं। तो फिर कभी कभी द सिंपलेस्ट आंसर इज द ट्रूएस्ट आंसर। ये जो अहम बात है, ये बड़ी अच्छी बात की हिलाली साहब ने, कि ये जहाँ पर ये उमर खालिद खुरासानी का है, क्योंकि अब तो मोहम्मद खुरासानी यहाँ पर है ना, जो उनका स्पोक्समैन बना हुआ है, वो जो मारा गया था, इनका जो इलाका है ये कौन सा है? क्या वहाँ पर तालिबान की रिट मौजूद नहीं है? मतलब पहले एक होता था कुनड़ वगैरह में जहाँ ये सारे के सारे मौजूद होते थे, अब कहाँ पर हैं ये लोग? हेलो बैरिस्टर साहब, मैं पूछ रहा था जी, मैं सुन लिया, मैंने सुन लिया। मैं समझा आप शायद किसी और से क्वेश्चन नहीं, आपसे जी। और ये सब बात ये है, देखें, इनका जो आज भी कंट्रोल का मसला है ना, अगर आप देखें तो अफगान अमारात इस्लामी अफगानिस्तान जिनको हम कहते हैं, उनका कंट्रोल जो है वो कुछ इलाकों में बहुत ठीक ठाक है, लेकिन कुछ इलाकों पे उनकी ग्रिप इतनी नहीं है। मैं अगर आपको कहूँ ना कि अगर आप अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में जाएं, शुमाल मशरकी जो हिस्सा है नंगरहार के ऊपर का, जहाँ कुनड़ है, नूरिस्तान है, ये जो इलाके हैं, और अपर नंगरहार है, शुमाली नंगरहार, वहां पर ज्यादा जो कंट्रोल है, या मैं कहूंगा कि असर रसूख है, वो अफगान अमारात इस्लामी का इतना नहीं है। इनके लोग भी हैं, लेकिन वहां पर ज्यादातर दाइश के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं। और फिर ये जो एक जमात में सल्फी ग्रुप्स होते थे, वो ऑपरेट कर रहे हैं। जमीयत, वो जमात इशाअत उल तौहीद कहते थे, वो ग्रुप है वहां पे। मौलवी जमील उर रहमान साहब एक कमांडर होते थे मुजाहिदीन के दौर में। ये लोग वहां से ज्यादा ऑपरेट करते हैं। और ये जो हमारे अब्दुल वली ग्रुप है, जिन्होंने कल जिम्मेदारी कबूल की है, उमर खालिद खुरासानी ग्रुप जिनको अपने आप को कहते हैं, या उन्होंने अब अपने आप का अपना नाम रखा है सरबकफ मोहम्मद, ये जो ग्रुप है ये वहां से ऑपरेट करता है। और ये हमारे मोहम्मद एजेंसी के साथ और बाजौड़ के साथ मिलते हैं कुनड़ और नॉर्दर्न निंगरहार में। तो वहां पर यकीनन मुझे पता है कि वहां पर TTA जिस तरह हिलाली साहब ने कहा, उनका इतना असर नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि अफगान हुकूमत अगर चाहे तो इनको बुलाकर इन पर प्रेशर डाल सकती है। अब अफगान हुकूमत के अपने इतने मसाइल हैं कि उनको हमारे मसाइल को वो तरजीह बुनियादों पे नहीं देख पा रहे। उनके साथ ये तरजीहात उनकी तय कराना और उन पर इसरार करना, जोर देना कि वो बैठे इनके साथ और इनको कहें कि या तो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल ना करो और या हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, वो जो सिचुएशन है वो आपने वफाकी हुकूमत की सतह पे, फॉरेन मिनिस्ट्री की सतह पे करनी है। अब आप मुझे ये बताएं और ये साहब के हमारे वजीर आजम साहब, वजीर खारजा साहब आज तक 5 मिनट के लिए काबुल नहीं गए। ये पूरी दुनिया में एक टांग से सफर कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने की तौफीक नहीं हो रही। सही बात। पाकिस्तान का सफारत खाना काबुल में इस वक्त 2 महीने बल्कि 2.5 महीने से बंद है। जब हमारे सफीर पे फायरिंग हुई उसके बाद इन्होंने सफीर वापस बुला के अब सफारत खाना बंद कर दिया। अब आप मुझे बताएं, इन हालात में एक्सटर्नल मैटर्स को आप एक फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कैसे बात करेंगे? कौन करेगा आपके बिहाफ पे? दूसरी बात यह है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो उनके साथ एक एतमाद का ताल्लुक है वो भी खराब हो चुका है। हमें चाहिए था कि हम उनको एंगेज करते, उनको बताते कि आपका इंटरेस्ट और हमारा इंटरेस्ट एक है। हम किसी तरह का उनके साथ राब्ता नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह मिलिटेंट लेवल पे भी जो उनके मसाइल हैं उनमें हम उनके साथ वो इंटरेक्शन करने से काफिर रहे हैं अब तक, जिसकी वजह से ये वैक्यूम पैदा हुआ, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जो हैं इस नहज पर पहुंचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत मेहरबानी। नवाज नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का।
IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान आज इजलास हुआ है, जिसमें IMF ने बजट में ऐलान करदा फैसलों के मुताबिक बजट खसारा 4.9% और प्राइमरी खसारा GDP का 0.2% रखने का वादा पूरा करने का कहा है और मुतालबा किया है कि बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए। FVR टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए, गर्दिशी कर्जों में कमी लाई जाए, पेट्रोलियम लीवी के मद में 855 अरब रुपए वसूल किए जाएं और निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाए। तो पाकिस्तान ने तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है, लेकिन कहा है कि मजीद वक्त भी दिया जाए। हिलाली साहब, IMF के सारे मुतालिबे पूरे करने की सूरत में अवाम के माली मामलात पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई का ग्राफ कहाँ पहुँचता नजर आ रहा है आपको? भाई ये तो हमने जो इनको कहा है, ये तो तबाही का मसला है। ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका असर क्या होगा। I mean, इस वक्त आपका हालात क्या है, एक मिनट ये तो देख लें ना। इस वक्त 150,000 स्पिनिंग यूनिट्स आउट ऑफ सर्विस हैं। आपका कस्टम्स वाले जो हैं 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। 5,700 कंटेनर फंसे हुए हैं। इंडस्ट्री सिर्फ 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। आपके परमानेंटली क्लोज डाउन हो रहे हैं आपके मिल्स और कुछ टेम्परेरीली क्लोज डाउन हो रहे हैं। बिल्कुल। आपके पास 3.5 अरब रुपया है और आपके 3 चीजें की जो जरूरत है वो उन सबको मीट ही नहीं कर सकता। 10 दिन से ज्यादा, 20 दिन से ज्यादा मैक्सिमम। वो क्या है? फ्यूल है, फर्टिलाइजर है और खाना है। तो मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि हमारा इतना बुरे हालत में हम अभी जाके ये सब चीजें करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम तो एक टेरेबल क्राइसिस में हैं। इतना बुरा पॉलिटिकल, इतना बड़ा इकोनॉमिक और इतना बुरा सिक्योरिटी सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं क्या कह सकता है? सही कह रहे हैं हिलाली साहब। अच्छा, और ये साहब, हुकूमत ने दावा किया था कि IMF के साथ मामलात तय होने के बाद तमाम जो माली हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हम जो सिचुएशन है वो इस तरह की देख नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है। रुपए की कदर जो है वो उसमें कमी रुक नहीं रही है, स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव जारी है। तो क्या वजह है? क्या आवाम को ट्रस्ट डेफिसिट है, वो बिलीव ही नहीं करना चाह रहे कि कोई उम्मीद की किरण भी आ गया? देखें, जिस वक्त आपकी सारी की सारी पॉलिसीज सिर्फ इस बात पे हों कि बाहर से पैसा आएगा और वो हम आकर पैसा लेके आएंगे तो फिर हम उसके बाद आके यहाँ पर ठीक खर्च करेंगे, तो फिर यही होगा। आप देखें कि 2011 से लेके 2022 तक तकरीबन 140 बिलियन डॉलर जो हैं ये पाकिस्तानियों ने भेजे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, आपको सऊदी अरब कितना देता है? 2 बिलियन डॉलर। दूसरा कितना देता है? 3 बिलियन डॉलर। ये सारे मिला के 17-18 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं लगते। ठीक है, लेकिन आपने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात यह है कि जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, एक मुल्क मुझे को बता दे कि जिसने IMF के प्रोग्राम में जाकर तरक्की की। मुझे मिस्र बता दें, मुझे अफ्रीका के ममालिक बता दें, लेकिन जो जो मुल्क IMF के उन चंगल से बाहर निकले उन्होंने तरक्की कर ली। ब्राजील ने तरक्की कर ली है, बिल्कुल। पैराग्वे ने तरक्की कर ली है। एक और बात है ना, बांग्लादेश ने अभी IMF से जब मांगा है कर्ज तो उनको तो स्मूथली मिल भी गया, हमें तो नहीं मिल रहा है, 1 अरब भी नहीं मिल रहा। बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं बांग्लादेश को लेने पड़ गए ना पैसे। क्यों ले? देखिए, मसला ये नहीं होता कि आपके पास कर्ज कितना ज्यादा है। कर्ज आपके पास जितना भी ज्यादा हो, आपकी इकोनॉमी अगर उसको सस्टेन कर रही है तो काफी है। हर बात है, कर्ज तो आप लेते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए लेना पड़ता है। अब आपका इस वक्त जो साउथ कोरिया का कर्ज है वो पाकिस्तान के कर्ज से कम से कम 5 गुना ज्यादा है। आज से बहुत अरसा पहले एक भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा था। हमारा आर्मी का खर्चा जो है 4 बिलियन डॉलर है, उनका 12 बिलियन डॉलर है। मसला यह है कि आप इकोनॉमी स्ट्रेंथ करो तो जो मर्जी करते रहो। बिल्कुल। आपका मसला यह है कि पाकिस्तान में जो चोर लगे हुए हैं ना इस इकोनॉमी के अंदर, इस इकोनॉमी को खाने वाले जो चूहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। आपका जहां से मनी लॉन्ड्रिंग इतनी ज्यादा होती है कि आप उसका सोच नहीं सकते। आपकी जहां करप्ट मनी यहां से बाहर कितनी जाती है आप सोच ही नहीं सकते। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदर सरमायादार बैठा हुआ है उसके पास लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों रुपया है। आप उनकी गाड़ियां देखें, उनके घर देखें,
ان کی ریگولر انکم دیکھیں. وہ جو شبر زادی کہتا ہے کہ صرف اس بات پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں آپ کہ بھائی میں نے اس دفعہ پاکستان کی ایئر لائنز کے ٹکٹ دیکھے اور تم سال کے اندر کم از کم ہر مہینے 3 دفعہ باہر گئے ہو, تو بھائی 3 دفعہ باہر گئے, ٹکٹ تو تم نے لیا ہے, کہاں سے لیا ہے؟ چوری کرتے ہو, ڈاکہ کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ اس نے باقاعدہ ٹریکنگ سسٹم کا انٹروڈیوس کیا تھا, نہیں ہونے دیا گیا. سٹرونگ یہ نہیں جب تک آپ کرتے. آئی ایم ایف میں کہتا ہوں منو سلوا اترنا شروع ہو جائے نا اس قوم پہ, یہ کچھ نہیں کرے گی, یہ اس کو بھی کرپشن کرے گی. ایسے ہی ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور روس میں روسی کروڈ آئل پروڈکٹس کی سپلائی کے لیے معاہدے پر دستخط کے ایک ہفتے بعد روسی وزیر خارجہ نے ماسکو میں اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ روس پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکمل تعاون کرے گا. دوسری جانب ایران نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا اپنا حصہ فروری مارچ 2024 تک مکمل کرے, بصورت دیگر $18 بلین پینلٹی کے لیے تیار رہے. اور یہ سب روس کے بجائے ایران سے تیل اور گیس کا حصول ہمارے لیے زیادہ بہتر اور آسان نہیں ہے؟ بھارت بھی تو پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل خریدتا رہا ہے. دیکھیں میں کئی دفعہ ان کے ساتھ بارڈر میٹنگز میں اور ویسے بھی مختلف جگہوں پہ ان کے ساتھ نیگوسیشن میں شامل رہا ہوں. اچھا, میں جب چاغی میں ہوتا تھا یا میں ایران میں پوسٹڈ تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ شروع کرو, ایٹ لیسٹ ہماری 4-5 مختلف جگہ تمپ ہے, گرکراوک ہے, تفتان ہے, یہاں پر بارڈر مارکیٹس بنا لو, اور تاکہ ہم اس میں ایک لوکل کرنسی کے اندر ہم اس کا کاروبار شروع کریں اور آپ کو بھی مسئلہ نہ ہو, ہمیں مسئلہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں ہم برازیل سے چاول منگاتے ہیں, ہم آپ سے کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم ٹماٹر کہیں اور سے منگاتے ہیں, باقی چیزیں کہیں اور سے منگاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گندم بھی انڈیا سے منگوانا شروع کر دی. پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت تقریباً 22% پیٹرول جو ہے نا وہ ایران سے آتا ہے. 2007 میں ایران اپنی ضروریات کے بھی پیٹرول نہیں تھا, وہاں پر باقاعدہ راشننگ ہوتی تھی, 3 لیٹر ہوتا تھا, لیکن جیسی پابندیاں اٹھی انہوں نے اپنی ریفائنریز لگائیں, وہاں پر تیل کافی ہو گیا. اب اگر آپ یہ 22% جو پیٹرول آ رہا ہے, جو آپ وہاں جائیں تو لائن لگی ہوتی ہے, کوئی گھڑا گاڑی پہ لا رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ لا رہا ہے, کوئی اور کسی اور چیز پہ لا رہا ہے, وہیکل میں لا رہا ہے, اور وہ جہاں تقسیم ہو رہا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ سندھ کے انٹیریئر تک وہ چیزیں جاتی ہیں اور پیٹرول پمپوں میں استعمال ہوتا ہے. اور آپ خود سوچیں کہ وہ پیٹرول اور پاکستان کے پیٹرول کے درمیان 100 روپے کا فرق ہے, بلکہ کسی جگہ 125 روپے کا فرق ہے. یہ اگر آپ ایک ڈمپ بنا کے ان کو وہاں اسٹور کریں اور پھر ڈپوز بنا کے پھر آگے تقسیم کریں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور کچھ نہیں تو آپ کم از کم اور اس کو کسی جگہ آپ صورتحال بہتر بنا سکتے ہیں اپنی. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اسمگلرز اس میں سے کما رہے ہیں. ہماری جو اس کے اوپر جو فورسز لگی ہوئی ہیں کسٹمز کی, دوسری چیزیں, وہ پیسے کما رہے ہیں, پیٹرول پمپ والے پیسے کما رہے ہیں, ناجائز ہم کمائے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا. یہ جو پائپ لائن کا تعلق ہے, ہم نے آپ اندازہ کریں, ہم ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ وہاں پر ایران نے روڈ بنانی تھی دالبندین تک. وہ دالبندین کی روڈ اس نے RCD ہائی وے جو تھی وہ بنائے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے تھے, اور ہم 1997 تک اپنی روڈ جو ہے وہ نیو خان کمپنی بنائی تھی, وہ نہیں بنا سکے تھے بڑی مشکلوں سے. صرف امریکی دباؤ, صرف امریکی پریشر. اگر ہم ان سے لے لیں گے, امریکہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. وہ بھائی انڈیا امریکہ کو نگیٹ کر کے سی کے راستے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ جہاز کے ذریعے بامبے کی ایئرپورٹ اور بندر عباس سے وہ ان سے تیل خریدتا رہا ہے. ہمارا صرف ہم نے صرف بارڈر کراس کرنا ہے, ہم نہیں خریدتے. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, روس سے تیل کی خریداری ہماری توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کتنی کافی ہوگی؟ روس یوکرین جنگ اور روس کے مغرب کے ساتھ تعلقات کو اگر نظر میں رکھا جائے تو توانائی کے اس سورس پر ہم کتنا انحصار کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے, اور بڑا غلط ہوگا اگر ہم سمجھیں کہ یہ افغانستان کے تھرو روس کا تیل بائی روڈ آ سکے گا. یہ تو ہاسٹیج ہو جائے گا پاکستان افغانستان ریلیشنز کا. جب وہ چاہیں روک دیں, جب وہ روکیں گے قیمتیں ادھر بڑھ جائیں گے, لوگ شور مچانے لگ جائیں گے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, دیکھیے انہوں نے بالکل صحیح کہا. ایران کے ساتھ جب آپ کے پاس ہمت نہیں ہے تو اتنا دور کیوں جا رہے ہیں آپ روس کے ساتھ کرنے؟ اس لیے امریکہ آپ کو اجازت دے رہا ہے. بھائی یو ہیو نو گٹس.
अमेरिका नो एग्जिट टू पाकिस्तान एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है खरीदो इनको, लड़ना क्या है इनसे, इनका तरीका है खरीदो इनको। वो सॉरी वो बुक में नहीं है, मगर मैं सोच रहा था वो ब्राइडल जो है राइडल, ब्रूस राइडल जो क्लिंटन का एडवाइजर है, जी जी, वो तो कहते हैं ना, पता नहीं एक कौन था, वो कहता है दे विल सेल एनीबॉडी फॉर मनी। जी अटॉर्नी जनरल माफ करिए, जब ये हालात आपके हो गई है कि एक दूसरा मुल्क आपको ऐसा पकड़ के बैठा हुआ है कि आप हिल नहीं सकते, आप अपने हमसाया जिधर तेल का समंदर है उससे आप तेल नहीं खरीदते, मगर आप समंदर पार होके जाते हैं किसी और जगह तेल खरीदना, और आप पे हिम्मत नहीं है कहने के लिए कि ये आप क्या कर रहे हैं। क्या अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर ट्रेड को हम कह सकते हैं? आई मीन देखिए, कहने की बात ये, जब उनको पता है कि आप बुज़दिल हैं, यू आर अ कावर्ड, आप खड़े नहीं हो सकते, तो वो फिर आपको बुली करेंगे ना। स्कूल में हम लोग जब होते थे, मुझे पता होता था कि पहले दिन अगर एक बड़े आदमी को आप जाके खूब मारें, वो कहेगा पिट भी गया मगर देखो बड़ा दिलेर लड़का है ये, इससे ये मत टक्कर मत लो, ही डजंट फियर, ही इज फियरलेस। बिल्कुल, मगर कुछ नहीं। अब ये देखिए, इन्होंने बैरिस्टर सैफ ने कहा, इनकी पॉलिसी क्या है टीटीपी के, ना एंगेजमेंट है ना किनेटिक एक्शन है, देयर इज नो पॉलिसी। सही, वी आर, हमारे बड़े सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं भाई। अपना दुश्मन को पहचानो, तुम खुद अपने दुश्मन हो। बिल्कुल ठीक है, एक दफे वो पहचान लो तो फिर तुम बेहतरी करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया लाली साहब। अच्छा, उरी साहब, आपको क्या लगता है कि हम रूस से मिलने वाले तेल पर डिपेंड कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? बिल्कुल गलत पॉलिसी है। लाली साहब ने इतनी अच्छी बात की है। आज से तकरीबन को 10 साल पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में गया, मैं स्टाफ कॉलेज विजिट कर रहा था, तो हमारे लोग बेवकूफ़ों के आईजी हैं, बेवकूफ़ी इनसे कुछ सीखे आके। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, और प्रोजेक्ट ये था कि हम तापी गैस से ना हम गैस लेके आएंगे। अच्छा। और उसके ऊपर पता नहीं कितने करोड़ रुपए का ठेका दिया हुआ था। एक बंदे ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई हुई थी, पूरा सर्वे, एरियल सर्वे करा के, यहाँ से पाइपलाइन गुजरेगा, यहाँ से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बनेगी, यहाँ ये होगा, यहाँ बूस्टर स्टेशन लगेंगे, पता नहीं कितने करोड़ रुपया उसको पेमेंट कर दी थी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये तुर्कमानिस्तान के रास्ते में अफगानिस्तान आता है, वहां अमन तुम्हारा बाप कायम करेगा? वो तो वहां तो लड़ाई हो रही है, और तुमने यहां से कितने करोड़ रुपया उसकी फिजिबिलिटी को दे दिया। यही हालत जो है इसकी है। आप देखें, वो जो रूस से तेल आएगा, वो तेल 2-3 रास्ते से आ सकता है। अफगानिस्तान से पहले ताजिकिस्तान के इलाके से गुजरेगा, या फिर उज़्बेकिस्तान से गुजरेगा। ताजिकिस्तान में कुलाब से रास्ते में ट्रेन जाती है, वो तो दुशंबे वाली, वहां से गुजर सकता है, एक बात तो ठीक है, ठीक। या बहुत ज्यादा हो सकता है अब चाइना की तरफ से, अब वखान कॉरिडोर वाला रास्ता भी है। लेकिन क्या ताजिकिस्तान के साथ आपके तल्लुकात इतने कॉर्डियल हैं? ये इवन अफगानिस्तान में कल जंग दोबारा शुरू हो जाए, हालात खराब हो जाएं, जिस तरह की अफगानिस्तान की सिचुएशन, आप करेंगे क्या? तो बेहतरीन तरीका था आप ईरान के साथ वायदा करते। बिल्कुल ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया आपने। सब नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी। कल मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।